कोरोना और कानून व्यवस्था। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में जमकर तबाही मचाई, लेकिन पुलिस प्रशासन शुरू से ही फ्रंटलाइन पर कार्य कर रहा है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना, नियमों का पालन करवाना और कोरोना से जंग जीतना सबसे बड़ी इस वक्त पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती रही। सिपाही से लेकर एसएसपी तक हर अधिकारी और कर्मचारी की ड्यूटी 24 घंटे होती रही। जनता की मुश्किलें सुनकर उनको इंसाफ दिलाना भी पुलिस प्रशासन के लिए कोरोना काल में सबसे बड़ा जिम्मेदारी रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाता भी रहा। लेकिन आपको बता दें कि अक्सर लोग पुलिस वालों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन बताते चले कि पुलिस वाले लोगों की समस्याओं का कोरोना काल में बखूबी समाधान करते हुए भी नजर आए हैं। कोरोना काल में पुलिस वालों को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अपराधियों से निपटना और अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिसकर्मी हमेशा तत्पर रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे रणविजय सिंह, एडीसीपी नोएडा जोन 1 से। उनसे बातचीत करेंगे कोरोना को लेकर। जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में तबाही मचाई, लेकिन पुलिस वालों के लिए कहीं न कहीं कोरोना काल बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है। सीधा चलते हैं अब रणविजय सिंह जी के पास। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। मुझे आवाज आपकी कम आ रही है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आवाज अभी सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ठीक आ रहा है, अभी ठीक आ रही है। ठीक है रणवीर जी, कोरोना की दूसरी लहर, लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर पुलिसकर्मी हमेशा से तत्पर तरीके से 24 घंटे अपनी ड्यूटी में तैनात रहे। कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा कोरोना काल में सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ उन व्यक्तियों के, उन परिवार के सदस्यों का जिन्होंने जान इस पूरे सेकंड वेव में गई, फर्स्ट वेव में गई। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी लॉ इन्फोर्समेंट में जो हमारे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उसमें से हम लोग को एक यूनिक चैलेंज फेस करना पड़ा, जो ये पूरे पहले और सेकंड वेव जो पैंडेमिक का हुआ, उसमें हम लोग को बहुत सारे फ्रंट पे काम देखना पड़ा। हमें अपने लोगों को भी सेव करना था, सिक्योर करना था, उनके हेल्थ का ध्यान रखना था, और साथ ही साथ हम लोगों को बाकी अपने पूरी जनता को बचाना था, उनकी सेवा करनी थी। काफ़ी चैलेंजेस थे और उसको हम लोगों ने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, हमारे कमिश्नर साहब ने बड़े वेल प्लान तरीके से और अपने पूरे एक फोरसाइटेडनेस के साथ उसको उन्होंने हम प्लान किया, और प्लान करने के बाद सारी चीज़ें हमने धरातल पे लेके आए। सबसे पहले हम लोगों ने अपने लोगों को ट्रेन किया। एक नया चैलेंज था, तो इसके पूरे प्रोज एंड कॉन्स को हम लोगों ने देखा। हमें पब्लिक के साथ को क्या क्या देना है, पब्लिक को कैसे इंश्योर करना है, हमारे जो बाकी एजेंसीज हैं, मुख्य रूप से जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कैसे करनी है, सिक्योरिटी कैसे इन लोगों को प्रोवाइड करना है। साथ ही साथ आम जनता की जो आवश्यकताएं हैं, जैसे कभी कभी जब लॉकडाउन के समय बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई जहाँ पे हम लोगों को सीधे सीधे जाकर के इंटरवीन करके उन लोगों की मदद करनी पड़ी, तो ये भी एक चैलेंज था। फिर लॉकडाउन के समय लोगों को अंदर घर में रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बाकी जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थे उसको रेगुलेट करना था। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ ये इस जगह का लोकेशन थोड़ा सा यूनिक है, एनसीआर में होने के चलते यहाँ के मूवमेंट्स को बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ता है, तो हम लोग को बॉर्डर को भी रेगुलेट करना पड़ता था। प्लस पहले वेव में तो खैर बहुत बड़ा एक इशू माइग्रेशन का भी था, उसको भी देखना पड़ा था। तो इन सारी परिस्थिति को अगर देखा जाए तो वेराइटीज ऑफ चैलेंजेस हम लोग के सामने थे, और सबको हम लोगों ने प्लान तरीके से कोशिश की। और फ्रंट लाइन में जैसा कि आपने खुद बताया है कि सामने रह करके सब चीज़ों को करने में रिस्क बहुत बड़ा इन्वॉल्व था, तो अपने फैमिली फ्रंट पे भी बहुत स्ट्रांग रहना पड़ा। फैमिली वालों को एक तरह से भरोसा देना पड़ा। काफ़ी दिन तक हम लोग अपने फैमिली से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जाते भी थे तो कहीं बाहर रहते थे, बाहर वाले कमरे में सोते थे। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के सामने आई, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे अपनी इस मानवता को बचाने के लिए हम लोगों के अंदर में जो हम लोग का हृदय है, जिसमें कॉल ऑफ ड्यूटी से आगे आकर के, बाहर आकर के हमें काम करना पड़ा, तो सबको हम लोगों ने, हमारे एक एक मेंबर ने, हमारे इस पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के एक एक मेंबर ने उसको बखूबी निभाया। मैं समझता हूँ कि हमारे सभी लोगों को इसके लिए इक्वल क्रेडिट देना चाहिए। सबने बहुत मेहनत की है, एक आदमी ने सारा रिस्क लिया है, सारे तरह के काम किए हैं,
आपने देखा कि सेकेंड वेव में जब बेड की जरूरत थी, जब ऑक्सीजन सप्लाई करनी थी, हमें ऑक्सीजन के सेंटर्स जो सप्लायर्स थे उनको सुरक्षित करना था, हमारे डॉक्टर्स को सुरक्षित करना था, हॉस्पिटल्स सुरक्षित करने थे, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देनी थी, लोगों को फूड का अरेंजमेंट करना था, लोगों की दवाएं हमको वहां तक उनके घर तक पहुंचानी थी। तो ये सारा काम हम लोगों ने किया और राउंड द क्लॉक हम लोग हेल्थ के रिस्क में मैं कह सकता हूँ हमारे काफी साथी इसी में शहीद भी हो गए, आपको पता है। हमारे साथी जो शहीद हुए उनके परिवार की ये हम लोग लगे हुए हैं। बाकी जो हमारे लोग काफी लोग थे, सब लोग बीमार भी पड़े, खुद ही पॉजिटिव हुए। जैसे मैं खुद ही पॉजिटिव हो गया था, फिर मेरी फैमिली में लोग पॉजिटिव हो गए, मेरा पूरा परिवार पॉजिटिव हो गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति आई है कि हम अपने परिवार को लेकर के हॉस्पिटल में हैं, लेकिन उस समय भी हम लगातार हमारी निगाह या हमारा काम बाहर के लोगों के लिए हो रहा था। इन द सेंस कि कोई भी अगर जरूरत का कॉल आता था, कोई ऐसे कॉल आता था, उसको तत्काल अटेंड करना, उसको डिस्पोज करना, उसके लिए काम करना, ये सब हम लोग करते रहे। तो ये सारे चैलेंजेस थे, वैराइटीज ऑफ चैलेंजेस थे, और हम लोगों ने आप लोगों के ब्लेसिंग से, यहाँ के लोगों के अच्छे कार्यों से, यहाँ के लोगों के विचारों से, उत्तम विचारों से हम लोगों ने इस बहुत बड़े महाकाल को क्रॉस किया है। और आने वाले समय की तैयारी भी हमारी है। अगर बाय द वे हम लोग फर्स्ट वेव में उतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, बट सेकंड वेव में रिलेटिवली थोड़ा बेटर प्रिपेयर्ड थे। जो चीजें हमने सेकंड वेव में सीखी उसकी तैयारी अभी भी चल रही है। हम लोग के एंड पे जितने सारे परफॉर्मेंस हैं उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि उसकी तैयारी भी हम लोग पहले से करके रखें। अभी भी आपने देखा होगा कि जो हमारे कंटेनमेंट जोन्स हैं उसको सुरक्षित रखना, यहाँ के लोगों को लॉकडाउन का पालन कराना, ये सब चीज हम लोग कर रहे हैं। मैं हमेशा एक चीज अपने लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो गाइडलाइंस मिल रहे हैं उस गाइडलाइंस पे कंप्लायंस करें, और जो गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं इस पेंडेमिक से अपने आप को बचाने का, उसको जरूर दिमाग में रखें। मास्क पहनना है, प्रॉपर तरीके से पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, जरूर मेंटेन करिए। आपको अपने साथ सैनिटाइजर रखना है, अपने आप को हमेशा सैनिटाइज करते रहना है, आपको हाइजीन मेंटेन करना है, हर जगह इसका ध्यान रखिए। परिवार के सदस्यों का लाइफ आपके ऊपर है। हम सब लोग बाहर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं। अब जब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जब कुछ रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, लॉकडाउन का टाइमिंग्स वगैरह होता है, और उसके साथ ही साथ आदमी का जनजीवन, तो ये सबको एक तरह से एक साथ लेकर के चलना डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे कंडीशन में मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप जो गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं इसका पालन करिए। खास करके जो मार्केट्स वगैरह एरियाज हैं वहाँ पे मैंने देखा है कि लोग डिस्टेंसिंग का पालन जो अपेक्षाकृत स्तर होना चाहिए वो नहीं है। जरूर करिए, नहीं तो फिर हम लोग परेशानी में आएंगे। और जिस तरह की क्राइसिस हम सब लोगों ने झेला है, खास करके वैसे परिवार का, जिस परिवार के लोग के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ या जो परिवार सफर किया, उनसे अगर आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इन परिस्थितियों में हम सब लोगों को बहुत सजग रह करके और आने वाली सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पुनः तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल सर, महामारी खत्म नहीं हुआ ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात सर यहाँ ये समझना चाहेंगे आपसे, जब कोरोना की पहली लहर आई, लॉकडाउन लगा और दूसरा लॉकडाउन लगा, दोनों में काफ़ी फ़र्क था। पहले लॉकडाउन में रोड पे लोग भी कम निकल रहे थे, पुलिस प्रशासन काफ़ी मुस्तैद था, लेकिन सेकेंड वेव में इतने जो संस्थान थे वो बंद भी नहीं थे। हालांकि गाइडलाइन के बावजूद लोगों ने कोरोना गाइडलाइन को अनदेखा भी किया था, और जो सख्ती हमने पहले लॉकडाउन में देखा था सर वो इस बार नहीं था। ऐसा क्यों? और नतीजा आपके सामने है। यूपी पहली लहर में काफ़ी हद तक सेफ रहा, लेकिन दूसरे फेज में क्या हुआ सभी देख चुके हैं। देखिए, मैं आपको इसे बताना चाहूँगा कि सख्ती तो पूरी की गई थी, और अगर आपको याद हो तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक चीज़ें बहुत कंट्रोल में थी। सब लोग जो भी गाइडलाइंस था उसका ऑलमोस्ट 100% कंप्लायंस कराया गया, चाहे वो लॉकडाउन हो चाहे बाकी और गाइडलाइंस हो। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो एंड ऑफ 2020 था उसमें थोड़े से लोग रिलैक्स हो गए। फेस्टिवल्स में लोगों का आपस में मिलना जुलना बढ़ गया, लोग काफ़ी रिलैक्स होकर के ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद ये ख़त्म हो गया। और मैं आपको बताऊं कि जो फीडबैक्स आ रहे थे लोगों के पास, उससे लग भी रहा था कि शायद ये पेंडेमिक एक बार आया, और पहले के जो अनुभव लोगों के थे उस अनुभव के आधार पर कि भाई चलिए एक बार पेंडेमिक आया, ये खत्म हो गया। और इसमें कोई शक नहीं है कि हम सब लोग रिलैक्स थे, मेंटली रिलैक्स थे। और इस सेकेंड वेव के बारे में सब लोग अनप्रिपेयर्ड थे,
थोड़ा सा आइडिया जब उसका था, जब इधर कहानी शुरू हुई, जब पॉजिटिव केसेस आने शुरू हुए, संख्या बढ़ने लगी, तब हम लोग को लगा कि पुनः ये चीज़ रिपीट हो रहा है। उसके बाद रिसर्च हुए, रिसर्च के बाद बहुत सारे वेरिएंट्स और तमाम चीज़ें पता चली। तो ये तो तय था कि हम लोग पहले वेव में काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। ग्रेजुअली ये फील होने लगा सब लोगों को कि डिमिनिश कर रहा है, ख़त्म हो रहा है। लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ कि जब सेकेंड वेव आया तो उस समय ये रियलाइज हुआ कि नहीं, जो बीच में हम लोगों ने अपने आप को बड़ा रिलैक्स कर लिया था, वो एक सही डिसीजन नहीं था और हम लोग को स्ट्रिक्टनेस फॉलो करनी थी, जो हम लोगों ने नहीं की। इसका परिणाम रहा कि ये चीज़ काफ़ी स्प्रेड हो गया फिर। और सेकेंड वेव तो पहले से काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि आपने देखा कि इस समय मेडिकल सर्विसेज और हेल्थ केयर सिस्टम की बहुत आवश्यकता लोगों को हुई। लोगों को हॉस्पिटल्स में बेड्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, सप्लाई की दिक्कत हो रही थी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रहा था, जो इक्विपमेंट्स, जो चीज़ें होती हैं लाइफ सेविंग्स, वो नहीं मिल पा रही थी, ड्रग्स की समस्या आ रही थी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे उस समय। लेकिन वो फर्स्ट वेव में ये था कि लोगों को लॉकडाउन में लोगों को अंदर रखना था, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी, खाना खिलाना था लोगों को। और उसके बाद कुछ दिन के बाद जो माइग्रेशन का सिचुएशन क्रिएट हुआ, तो ये सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट इशूज थे। उसको भी हम लोगों ने टाइम लेकर के और प्लान तरीके से उसको भी रेगुलेट किया, लोगों को अपने अपने घर तक पहुंचाया, उनके घर यहाँ पे जो रहने वाले थे उनके घर में खाना पहुंचाया, दवाई पहुंचाई, आवश्यकता की बहुत सारी चीज़ों को पहुंचाया। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस थे। और थोड़ा सा मैं जरूर कहूँगा कि एक लैकेडासिकल अप्रोच होता है कि ठीक है चलो देखेंगे जो होगा सो होगा, ये चीज़ हमारे लिए कहीं ना कहीं से डेंजरस है और हम सब लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग कभी भी, जैसे अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हो गई, हम कहीं शॉप में जाते हैं, कहीं मार्केट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, हमने देखा है कि काफ़ी लोग केयरलेसनेस रहती है लोगों में। ये चीज़ को अभी भी देखने की आवश्यकता है, क्योंकि 2 वेव हम लोगों ने फेस किया है, यू नेवर नो, थर्ड वेव भी आ सकता है। हम तो यही चाहेंगे कि शायद ऐसा किसी से पैदा ना हो, लेकिन अगर थर्ड वेव भी आता है तो उसके लिए अभी से हम लोग को प्रिपेयर होकर के रहना चाहिए। हमें मेंटली जरूर प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि कोई भी अगर स्थिति आती है, और अभी भी हम लोग को अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। जहाँ भी जा रहे हैं अलर्ट रहिए, ध्यान दीजिए, और तभी हम जाकर के सामना कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक सपोर्ट का मैं बताता हूँ कि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट का भी सपोर्ट अच्छे तरीके से रहा लोगों के लिए, और लोगों का सपोर्ट भी रहा। अल्टीमेटली हम सब लोग मिल करके एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि जितने लोग हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, कितने लोग समाज में डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में, डिफरेंट सेगमेंट में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी, मतलब डिफरेंट कैटेगरी है हमारी, सबको मिलकर के एक साथ लड़ने की आवश्यकता है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो बाद में हमें तकलीफ है। हाँ बिल्कुल सर, जाहिर सी बात है लोगों ने सहयोग तो किया है, लेकिन सर सेकंड वेव में ऐसे ढीठ लोग भी थे जो जानबूझ के कोरोना गाइडलाइन को अनदेखी कर रहे थे और जानबूझ के बिना मास्क के घूमते हुए नजर आए। ऐसे ढीठ लोगों पर पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की थी जिनसे निपटा जा सके और उनको सीख भी मिले? संख्या तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक दिन में मास्क नहीं पहनने के या प्रॉपर तरीके से नहीं पहनने के चालान किए हैं, और बहुत सारे 188 के मुकदमे लिखे गए हैं। जहाँ भी गाइडलाइंस का वायलेशन हुआ है वहाँ लोगों ने बड़ी तत्परता के साथ, बहुत मेहनत के साथ, हमने बाहर में फील्ड में हमारे सभी लोग ड्यूटी किए हैं, और जहाँ भी उल्लंघन पाया गया वहाँ पर ठोस कार्रवाई हुई है, और इसका असर भी हम लोग को देखने को मिला था। काफ़ी संख्या में हम लोगों ने जो गाइडलाइंस के वायलेशन से संबंधित कार्रवाई थी वो हम लोगों ने की है। जी बिल्कुल सर, अभी थर्ड वेव आना है नए नए वेरिएंट के साथ, क्योंकि जैसे खबरें सामने आ रही है कि नया नया वेरिएंट और भी आ सकता है, थर्ड फेज और ख़तरनाक होगा और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। तो ऐसे में क्या तैयारी की गई है जिला स्तर पर प्रशासन के द्वारा थर्ड फेज को? देखिए, बाकी एजेंसीज के बारे में तो मेरे लिए कहना कुछ भी संभव नहीं है और अप्रोप्रिएट भी नहीं होगा, बट हमारे एंड पे जो तैयारी है वो हम लोग तैयारी कर लिए हैं। हम लोग को पता है कि अगर कोई भी स्थिति आती है तो उसमें हमारा रोल कितना है, और हमारा रोल ही नहीं, हम लोगों ने हमेशा इंश्योर किया है कि अगर हमें अपने कॉल ऑफ ड्यूटी से आगे बढ़ के कुछ करना होगा वो भी हम करेंगे, और हम करते भी हैं। लेकिन हमारे एंड पे जो जितने एक्सपेक्टेशंस होंगे, हमें हमारा जो रोल प्ले करना होगा उसको हम लोग बखूबी निभाएंगे, और इसकी तैयारी हम लोग मेंटली कर चुके हैं, और जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जरूर पूरी तरह से
जिस तरह से हमने दोनों वेव में हम लोगों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, उस तरह से इसमें भी करें। सर, कोरोना काल में ना अपराध कम हुआ ना अपराधी माने। काफी चुनौतीपूर्ण भी रहा है पुलिस वालों के लिए, क्योंकि एक तरफ आपको लोगों को जागरूक करना है, लोगों की जानों को बचाना है, और दूसरी तरफ अपराध पे भी नियंत्रण करना है। कैसा समय रहा और कितनी चुनौतीपूर्ण चीजें देखी गई है? मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं आपको कि एक बात मैं कतई स्वीकार नहीं करता कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा या अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया। अपराध जो भी हुआ उसको हम लोगों ने विद इन नो टाइम वर्कआउट किया, और जितने अपराधी थे आज के तारीख में, जिस तरह से आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी, मैं इस चैनल पे इस तरह से बोलना वाजिब नहीं समझता हूँ, बट मैं जानता हूँ कि अपराधियों की कमर तोड़ दी हम लोगों ने यहाँ पर, चाहे वो संगठित अपराध तरीके से अपराध करने वाले हों, चाहे स्ट्रीट क्राइम करने वाले हों, चाहे कोई भी प्लान तरीके से और दूसरे तरीके से कोई अपराध करने वाले हों, चाहे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हों, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, साइबर क्रिमिनल्स, स्ट्रीट क्रिमिनल्स, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, हम लोगों ने किसी को छोड़ा नहीं। आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठाकर कि कमिश्नरेट के आने के बाद इसमें क्या चेंजेस आए हैं, और खास करके पैंडेमिक, नॉन पैंडेमिक, हम लोग कभी भी इस फ्रंट पे कोई कंप्रोमाइज हम लोगों ने नहीं किया। हमेशा ये कोशिश की कि अपराधी कभी भी हमारे यहाँ एक भी कहीं सर उठा करके न चले, और हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम किया है। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इस फ्रंट पे मैं बड़े दावेदारी के साथ कह सकता हूँ और बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर नोएडा कमिश्नरेट की आप बात करें तो यहाँ अपराधी नहीं, यहाँ पुलिस का और रूल ऑफ लॉ चलता है, और ये चीज हम लोगों ने स्टैब्लिश किया है। इसको आप रिकॉर्ड से वेरीफाई कर सकते हैं। जी सर, पेंडेमिक टाइम और नॉन पेंडेमिक टाइम आपने बोला भी, तो दोनों में फर्क तो है सर, क्योंकि एक महामारी का समय और एक आप सामान्य दिन जो है उसमें जब अपराध की घटनाएं आती हैं तो नियंत्रण आप कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपने बोला कि कार्रवाई तो हुई है, ऐसा नहीं है कि हमने अपराधों को बढ़ने दिया, लेकिन दोनों ही समय में फर्क बहुत रहा है। एकदम सही कहा आपने। पैंडेमिक जो पहला वेव था उसमें हम लोगों ने देखा कि लगभग 3-4 महीने तक जो क्राइम का ग्राफ था वो नीचे था, और ऐसे भी जो छोटे मोटे घटनाएं ऐसे तो पहले से भी कंट्रोल में थे, अपराध पे कंट्रोल था, लेकिन उसके बाद उस समय चूंकि लॉकडाउन था, लोगों का निकलना मुश्किल था, तो उसका असर जरूर देखने को मिला था, इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ा अपराध कम हुआ था। लेकिन उसके बाद अभी जो सेकंड वेव हुआ उस समय हम लोगों ने देखा कि इस 2 महीने में, मई और अप्रैल और मई के महीनों में जो छोटे मोटे अपराध कहीं होते थे वो हो रहे थे, और सबसे जो इस बीच में जो चैलेंज आया हम लोगों के लिए, वो चैलेंज आया फ्रॉड का। आपने देखा कि कुछ लोगों की कैसी मानसिकता और कैसा घृणित काम लोगों ने किया कि ऑक्सीजन सप्लाई के नाम पर, हॉस्पिटल में बेड दिलाने के नाम पर, इस सब नाम पर फर्जी लोगों ने अपने नंबर फ्लोट किए और लोगों से पैसे मंगाए। कैसी किस्म में आज भी हमारे डिफरेंट थाना क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे केस पेंडिंग है जहाँ पे लोगों ने ऑनलाइन फ्रॉड किए हैं, केवल और केवल ऑक्सीजन बेड देने के नाम पे और ऑक्सीजन सिलेंडर देने के नाम पे, इक्विपमेंट देने के नाम पे, कंसंट्रेटर खरीदने के नाम पे। और उतना ही नहीं, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे गैंग पकड़े हैं जिन लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग किए हैं। मेडिसिन का ब्लैक मार्केटिंग हुआ, उस समय लोगों ने मेडिसिन को महंगे दामों पर बेचे, उनको भी पकड़ के हम लोगों ने जेल भेजा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कुछ मेडिसिन को बदल करके दिया। अभी हम लोगों ने गैंग पकड़ा था सेक्टर 58 थाने में, जहाँ पे लोगों ने किसी दूसरे इंजेक्शन पे रेमडेसिविर का रैपर लगाकर उसको बेच रहे थे, उसमें काफी लोगों को हम लोगों ने जेल भेजा। गैंगस्टर की कार्रवाई हो रही है, तो इस पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की। तो ये एक डिफरेंट तो नहीं कह सकते कि ऑनलाइन फ्रॉड तो होते ही रहते हैं, बट इस पैंडेमिक के समय वो कहते हैं ना कि आपदा में अवसर निकालने वाले लोग, इन लोगों को भी हम लोगों ने हैंडल किया और इनको भी सलाखों के पीछे भेजा है। और इनको तो हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही इसकी जो भी जहां तक मैक्सिमम पॉसिबल होगा उस तरह की कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली हरकतें की। बिल्कुल सर, हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे रणविजय सिंह, एडीसीपी नोएडा जोन 1 से। कोरोना और कानून व्यवस्था को लेकर हमने बातचीत की। पेंडेमिक टाइम, कोरोना महामारी का दूसरा जो काल था वो निकल चुका है। हालांकि दूसरी लहर में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तीसरी लहर अभी आने को है। तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन अपनी तरह से पूरी तैयारी कर रहा है। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर
काम किया जा रहा है। हालांकि आप देख भी सकते हैं क्योंकि दूसरे लहर के बाद किस तरीके से सड़कों पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है। शाम होते ही पुलिस प्रशासन लोगों से घर में रहने की अपील करता है, कोरोना काल में कोरोना गाइडलाइन को मानने की अपील भी करवाता है। और जो लोग जानबूझ के कोरोना गाइडलाइन को अनदेखा करते हैं या फिर जानबूझकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज ये हमारी खास बातचीत थी रणविजय सिंह जी से, जो कि एडीसीपी हैं नोएडा जोन 1 के। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।